नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज सुप्रीम कोर्ट से बहुप्रतीक्षित फैसला आ गया। पिछले 48 दिनों से दिल्ली में अलग अलग कोनों पर चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कल कुछ तीखी टिप्पणियां की थी, कुछ नाराजगियां जाहिर की थी। अ, किसानों के रवैये पर कम और सरकार के रुख पर कुछ ज्यादा। जो आज फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसे लेकर के कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। लोग ये टीका टिप्पणी करने लगे हैं कि अगर ये प्रवृत्ति सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिखाई जाने लगी कि जो संसद से कानून पास हुआ है उसे आप स्थगित कर दें, रोक दें, किन्हीं खास तबके के लोगों की वजह से, उनके आंदोलन की वजह से, और वो मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं आपकी बात, सरकार की बात, किसी की भी बात नहीं मान रहे हैं, ना संसद को ना मान रहे हैं, ना राष्ट्रपति को मान रहे हैं, ना सरकार को मान रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं, तो ऐसे लोगों के सामने आप समिति बनाएं, उनसे कहें कि आप इसमें शामिल होइए, अपना पक्ष रखिए, और वो फिर भी आपकी बात मानने को तैयार ना हो। ऐसे में डेमोक्रेसी के नाम पर, लोकतांत्रिक अधिकारों के नाम पर, प्रदर्शन के अधिकार के नाम पर अगर आप ये रियायतें दें और जो लोग सड़कों को रोक करके बैठे हुए हैं, लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं और अनिश्चित काल के लिए बैठे हुए हैं, 4 महीने का तो वो कह करके ही आए हैं, हम राशन पानी लेकर के आए हैं, और जिस चीज की आशंका सुप्रीम कोर्ट ने भी जाहिर की, बाकी जो आपके इदारे हैं उन्होंने भी जाहिर की कि ये हिंसक हो सकता है, और उसकी वानगी हमने करनाल में देखी है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर के हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया गया, उसके हेलीपैड को खोद दिया गया, मंच को तोड़ दिया गया, वहां पर एक अराजकता का माहौल पैदा हुआ। पुलिस बल को वहां पर पोजीशन लेनी पड़ी, उनको तीतर बीतर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लाठीचार्ज करना पड़ा। और इसके बावजूद के सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई करने के बाद फैसला दिया है, इस बात की कोई उम्मीद अभी नहीं है कि ये अपना आंदोलन समेटेंगे। ऐसी स्थिति में जो हालात पैदा हो रहे हैं, उनमें अब सरकार क्या करेगी, या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, या सुप्रीम कोर्ट की वो कमेटी क्या करेगी जो गठित की गई है। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो बहुत ही सुलझे हुए पत्रकार जुड़ गए हैं। एक हिंदुस्तान दिल्ली के पूर्व वरिष्ठ स्थानीय संपादक प्रमोद जोशी, और दूसरे राजीव रंजन, एक जाना पहचाना चेहरा भारतीय टीवी जगत का। दोनों का स्वागत है, जोशी जी और राजीव भाई। सबसे पहले मैं प्रमोद जोशी जी के पास चलता हूं। जोशी जी, आज का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, इसे आप किस दृष्टि से देखते हैं? इसके माइनस प्लस क्या है, और इससे एक गलत नजीर तो नहीं पड़ जाएगी आने वाले दिनों में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कल भी जो बात कही थी या जो कल जो संकेत किया था, उसी से लग रहा था कि उनकी इच्छा स्टे करने की, या ऐसा उन्होंने, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले भी जब शुरुआत में भी कहा था कि सरकार क्यों नहीं ऐसा करती कि कुछ समय के लिए इस कानून को लागू करने से रोक दे। पर जो सुप्रीम कोर्ट की ये जो इच्छा है, इसके दो अर्थ हैं, अलग-अलग अर्थ हैं। और चूँकि कई बार अंतर्विरोधी बातें भी होती हैं, इसलिए उसको उसी तरीके से देखना चाहिए। जैसे कि एक अर्थ तो ये है कि रास्ता निकालने का कोई प्रयास किया जा रहा है कि थोड़ा-सा वो झुके, थोड़ा-सा दोनों पक्ष एक, और दोनों पक्षों को अपना फेस सेविंग भी मिल जाए और विचार करें, और किसी तरीके से जो टकराव की या जैसी एक खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है, वो टल जाए और शांति से कोई चीज़ हो जाए। एक ये है। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट का
देखिए, सुप्रीम कोर्ट देश का संविधान की व्याख्या करने वाली सबसे ऊपर ऊंची संस्था है, पर वो व्याख्या तो यही करेगी कि कानून जो बनाए गए हैं वो संवैधानिक तरीके से बने हैं या नहीं बने हैं। इसके राजनीतिक पक्ष पर तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ कहना कहलाना नहीं है, और अगर इसकी संवैधानिकता पर ही विचार होना है तो फिर आंदोलन के बारे में तो बात करने का कोई अर्थ ही नहीं है। आप सब सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील करिए कि ये गैर कानूनी तरीके से हुआ है और शांति से घर जाइए, लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस वक्त जिम्मेदारी जो आई वो ये कि आंदोलन को भी किसी तरीके से एक 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 पॉजिटिव तरीके से समाप्त किया जाए, बजाय इसके कि वो कोई गलत या कोई गलत कदम उठे। लेकिन अब जो हो रहा है या जो आज जो प्रतिक्रियाएं हैं इस चीज को लेकर के, खास तौर से किसान संगठनों की ओर से, और मुझे लगता है कि राजनीतिक नेताओं ने अभी प्रतिक्रियाएं दी नहीं है, उन्होंने जो खास तौर से विरोधी दलों ने, पर ये उनका खामोशी भी बहुत अच्छी नहीं है। उन्हें आगे बढ़ कर के संवैधानिक संस्था और सुप्रीम कोर्ट के बारे में कम से कम अपने दृष्टिकोण को साफ करना चाहिए कि एक रास्ता निकाला है तो उसको उस पर चल करके देखा जाए। तो मुझे जो इस समय जो अगर शाम को इस समय आप बात करें तो मुझे लगता है कि एक निराशा की जैसी स्थिति है कि इतना इसके बाद तो मुझे लगता नहीं कि इसके बाद कोई और इससे बड़ा प्रयास किया जा सकता। राजीव जी, जोशी जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि विरोधी दलों के नेताओं की तरफ से कोई टीका टिप्पणी नहीं आई है, ऐसा नहीं लगता है कि विरोधी दलों के नेताओं ने ऐसा मान लिया है कि वो तो हमेशा के लिए विरोध में ही बैठने वाले हैं और कभी सत्ता में आने वाले नहीं हैं। अगर वो ऐसा नहीं मान करके बैठे रहते चुपचाप, या पीछे से इनको नहीं उकसाते भड़काते या गुमराह नहीं करते, तो जरूर एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका दिखाई देती। पर जैसा मैंने कहा है कि ऐसा लगता है कि उनको ये लगने लगा है कि हमें कभी सत्ता में आना नहीं है, इसलिए जो सत्ता में है उनके राह में जितने कांटे आप बो सकते हैं बोते रहिए। दूसरी बात यह है कि इस आंदोलन के भीतर जिस जिस तरह के लोग घुस गए हैं और जो मन मर्जी से अपनी चीजों को मनवाने की जिद पर अड़ गए हैं, इस भीड़ को देख करके जो यहाँ जुट गई है, और जिस तरह का रवैया अभी 2-3 दिन पहले करनाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री की जनसभा को या महापंचायत को डिस्टर्ब करने के लिए अपनाया गया, वो क्या खतरनाक संकेत नहीं देता है कि आपको अगर बोलने की आजादी है, अपनी बात कहने की आजादी है, अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करने की आजादी है, तो जो सत्ता में चुनी हुई सरकारें बैठी हैं उनको भी तो बोलने की आजादी है, उनको भी तो संवाद स्थापित करने की आजादी है, उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं कि अगर आप दुष्प्रचार कर रहे हैं किन्हीं कानूनों को लेकर के, तो वो लोगों को बताएं कि इनमें क्या अच्छाइयां हैं। निश्चित रूप से ये अभिव्यक्ति का जो अधिकार है वो एक तरफा नहीं हो सकता है, कि ऐसा नहीं हो सकता कि विपक्ष को तो बोलने का अधिकार है और सरकार को ही बोलने का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है ना। मतलब यदि लोकतांत्रिक परंपराएं जो हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं जिसमें हर किसी को जनता तक पहुंचने का अधिकार है, और जनता की बात छोड़ दीजिए, एक व्यक्तिगत रूप से भी हम आप यदि अपनी बात रखना चाहें, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहें, तो हर नागरिक को ये अधिकार है। तो ऐसे में एक राज्य के संवैधानिक मुखिया को ये अधिकार नहीं है, ये बात तो लोकतंत्र में सोची ही नहीं जा सकती। और यदि आप गुंडागर्दी करके एक मुख्यमंत्री को जनसभा करने से रोक दें, उसका हेलीपैड उखाड़ दें, वहां पर जो सभा के आयोजन की व्यवस्थाएं हैं वो अगर आप भंग कर दें और आयोजकों के साथ मारपीट कर दें और पुलिस वालों को जान बचाने के लिए भागना पड़ जाए, तो इस पर तो हम लोग पहले भी चर्चा पिछली बार कर चुके हैं काफी लंबी। मतलब ये बहुत ही चिंता वाली स्थिति है जिस तरीके से विपक्ष का रवैया बनता जा रहा है। लेकिन जो आपने एक बात कही कि भाई क्या विपक्ष ऐसा सोच रहा है कि भाई हम कभी सत्ता में आने की स्थिति में होंगे ही नहीं, तो सरकार के रास्ते में जितने कांटे बो सकते हैं बो दें। दरअसल कांग्रेस की मानसिकता जो है वो ऐसी है, जो सत्ता और विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, वो भस्मासुर पैदा करती रही है, सत्ता में रहते हुए भी भस्मासुर अपने लिए पैदा करती रही है। और इसके उदाहरण जो हैं वो हमारे सामने कितने हैं, आप
गिन सकते हैं उसको लगातार। और आज के इस आंदोलन के संदर्भ में भी, और जिस राज्य में ये आंदोलन सबसे ज्यादा केंद्रित है उसके संदर्भ में भी, मैं जो भस्मासुर की बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल सटीक बैठती है और हमारा इतिहास इसका साक्षी है। मैं उस बिंदु को ज्यादा कुरेदना नहीं चाहता, लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस जब सत्ता से हटती है तो कुछ ज्यादा ही बिलबिला जाती है, कुछ ज्यादा ही वो मतलब बौखलाहट वाली चीजें करने लगती है कि भाई अगर जैसे जलबिन मछली जो है वो उसकी हालत हो जाती है कि भाई कुछ भी करो मुझे सत्ता में आना है, चाहे दंगे फसाद हो जाए, चाहे समुदायों के बीच में कटुता बढ़ जाए, चाहे अब जो भी करिए, लेकिन किसी तरीके से हमें सत्ता में वापस आना है, ये वाली उसकी मानसिकता बन जाती है और उसकी तमाम जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो इस तरफ जाने लगती हैं। ये बहुत ही चिंता की बात है। एक ऐसी पार्टी जिसको इस देश में लोकतंत्र स्थापित करने का हम श्रेय दे सकते हैं, हालांकि अब ये भी बहस का मुद्दा है कि भाई 47 की कांग्रेस और आज की कांग्रेस एक रह गई है या नहीं रह गई है, वो उसमें पूरा पूरा संदेह है कि भाई 47 की कांग्रेस तो कब की खत्म हो गई, उस कांग्रेस को तो इंदिरा गांधी ने ही ध्वस्त कर दिया था और उसके बाद एक नई पार्टी बना ली थी। तो 47 की कांग्रेस की विरासत का कितना दावा आज की इंडियन नेशनल कांग्रेस कर सकती है, ये बहस की बात है। लेकिन अगर हम उनके इस दावे को मान भी लें कि भाई वो विरासत उनकी है, तो उस विरासत का सम्मान तो करिए ना। आप लोकतंत्र को इस तरीके से चलाएं जिसमें बहुत ही वास्तव में चिंता की बात है। आज जहां तक सुप्रीम कोर्ट का मसला है, जो निर्णय आया है, ये निर्णय नहीं बल्कि आदेश कहें, निर्णय तो सबसे अंत में आएगा। ये जो आदेश भी है आज का, मैं इसे काफी हद तक जुडिशियल ओवररीच का मामला मानूंगा और इसमें काफी तुलना इसकी हम कर सकते हैं जो शाहीन बाग में सुप्रीम कोर्ट ने किया था। वहां पर आप ये फैसला नहीं कर रहे थे, आप ये विवेचना नहीं कर रहे थे कि सीएए को लेकर के केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया वो संविधान सम्मत है या नहीं, वो कानून उचित है या नहीं। आप वहां पर एक तरीके से मध्यस्थता करने के लिए पहुंच गए। आपने अपने इंटरलोक्यूटर्स भेजे, अपने मध्यस्थ भेजे कि जाइए उस जनसभा के बीच में या उस धरना प्रदर्शन की वाली जगह पर जाकर के आंदोलनकारियों से बातचीत करिए और उनसे समझिए कि भाई उनकी तकलीफें क्या है और उनका क्या कहना है, क्या मांग है। न्यायालय का ये काम नहीं होता है कि आप आंदोलनकारी पक्ष से मतलब सुलह सफाई की मध्यस्थता करवाएं। न्यायालय के सामने एक मुद्दा जब आता है तो उसका काम होता है न्यायिक विवेचना करना कि भाई एक कानून बना है जिसको लेकर आपत्ति है कुछ लोगों को, तो हम देख लेते हैं कि वो कानून सही तरीके से बना या नहीं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बनाया या नहीं, कोई उसमें संवैधानिक समस्या तो नहीं है कि भाई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, किसी और तरीके से ये संविधान की मूल भावना के विपरीत तो नहीं जा रहा। आपको ये सब न्यायिक प्रश्न देखने होते हैं। आप मध्यस्थता करने लग जाएं तो ये न्यायालय का काम नहीं है, और ऐसा आप करेंगे और बार बार करेंगे तो जो फजीहत सरकार की होती है, मैं फजीहत शब्द बहुत सोच समझ करके बोल रहा हूं, और जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर आ रही है आम जनता की ओर से लाखों की संख्या में, वो इस फजीहत की ओर ही इशारा करती है कि अभी तक जो फजीहत राजनीतिक दलों की होती रही है और न्यायालय का बड़ा सम्मान होता रहा है, न्यायालय उस सम्मान से उस राजनीतिक फजीहत के रास्ते पर बढ़ चला है। और ये न्यायिक परंपरा के लिए देश के बहुत अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए यदि न्यायालय अपनी न्यायिक गरिमा को बनाए रखने के लिए अपनी सीमा के अंदर रहे तो वो ज्यादा सटीक है। और इसको लेकर के आपको याद होगा, चंद्रशेखर से लेकर के हाल में अरुण जेटली तक तमाम लोग जो इस देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को बड़े अच्छे से समझते रहे हैं और इसके हर हिस्से की सीमाओं को और उसके अधिकारों को अच्छे से समझते रहे हैं, उन्होंने इस बात पर लगातार बात की है कि न्यायालय को अपने घेरे का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। और आज जो कानून पर स्टे लगाने का, स्थगन देने का जो काम किया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो कहीं ना कहीं संसद के अधिकार का अतिक्रमण जरूर है। आप संसद के द्वारा पारित किया हुआ एक कानून आपके सामने है, आप बताइए कि हाँ संसद को ये कानून बनाने का अधिकार था या नहीं था। ये विवेचना करना, इसका अधिकार संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को दिया है। आप ये बताइए कि ये कानून संवैधानिक सम्मत है या नहीं है, ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया है। लेकिन यदि उस कानून पर 4 लोगों को आपत्ति है तो उन 4 लोगों से सरकार की मध्यस्थता करवाना, ये काम सर्वोच्च न्यायालय का नहीं है। और इसीलिए कल की सुनवाई में सरकार की ओर से जो पक्ष रखा गया था वकीलों की ओर से, उसमें बार बार ये कहा गया कि इन कानूनों को रोकने के पक्ष में सरकार नहीं है
और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए। लेकिन आज की सुनवाई में दिलचस्प ये रहा कि एक बार भी ऐसी बात ऐतराज के रूप में सामने नहीं रखी गई। शायद सरकार भी थक गई है कि इतने अड़ियल रवैये के साथ जो 40 संगठन हमारे सामने बैठे हुए हैं, उन संगठनों को हम नहीं समझा पा रहे हैं। चलो एक बार जाने दो, ये जुडिशियल ओवररीच का मसला छोड़ दो। अगर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही कुछ अगर बात निकलती है, कुछ बात सुलझती है तो ठीक है, हो जाए। चलिए सुप्रीम कोर्ट को ही ये मामला एक तरह से निपटाने दिया जाए। लेकिन अब न्यायालय के सामने भी वही दिक्कतें आ रही हैं जो अभी तक सरकार के सामने आ रही है। जो अड़ियल किसान नेता जिस रवैये के साथ सरकार से बात कर रहे थे, वो वैसे ही अड़ियल रवैये के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने है। तो कम से कम वहां पर किसानों को समझना पड़ेगा कि ये राजनीतिक मंच नहीं है। ये सरकार से आप नहीं बात कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट से बात कर रहे हैं, लेकिन वो अपने रवैये में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों की समिति बना दी, आप समिति को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। बिंदुवार चर्चा आपको नहीं करनी है, समिति के सामने पेश नहीं होना है, और 40 अलग संगठन है तो 40 अलग तरह की आवाजें हैं। तो ऐसे में जो फ्रस्ट्रेशन सरकार के सामने था, आप देख लीजिएगा ये फ्रस्ट्रेशन किसी न किसी रूप में आने वाले दिनों में सर्वोच्च न्यायालय के सामने भी आएगा। राजीव जी ने कुछ बहुत गंभीर मुद्दे उठाए हैं, प्रमोद जोशी जी। मैं इससे थोड़ा सा और आगे जाना चाहता हूं। जो राजीव रंजन झा ने अभी कहा है अपने वक्तव्य में, बार बार हम ये देख रहे हैं कि चाहे शाहीन बाग हो, चाहे ये किसान संगठन हो, ये सरकारों के सामने, व्यवस्था के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने और चुनी हुई सरकारों के सामने अगर इस तरह के हालात पैदा करेंगे। सरकार ने कहा, दिल्ली पुलिस ने कहा कि आपके लिए एक जगह तय कर दी गई है, आप वहां जाइए, वहां पर सेटल हो जाइए, मंच लगा लीजिए, जो भाषण देने हैं, धरने देने हैं, जो भी करने हैं वहां करिए। और आपके लिए वहां पर टॉयलेट की भी व्यवस्था है, पीने के पानी की भी व्यवस्था है, चिकित्सकीय व्यवस्थाएं भी कर दी गई हैं। और आने जाने वालों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना होने पाए, इसलिए जरूरी है कि आप सड़कें छोड़िए, यहाँ डेरे तंबू मत गाड़िए, जो जगह आपके लिए तय की गई है वहां चले जाइए। सरकार की बात नहीं मानी गई, पुलिस की बात नहीं मानी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इनसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कि आप लोग, अगर हम ये व्यवस्था कर देते हैं तो क्या आप लोग ये जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाने के लिए तैयार हैं। हालांकि मैं सुप्रीम कोर्ट का ये तरीका भी गलत मानता हूं कि आप मोल भाव क्यों कर रहे हैं, आप तो आदेश दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि वो गलत जगह बैठे हैं, अगर आपको लग रहा है कि दूसरों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग वाले मामले में भी कहा था कि पुलिस को, प्रशासन को, होम मिनिस्ट्री को शुरू में ही इन आंदोलनकारियों को सड़क से हटा देना चाहिए था। आप अनिश्चित काल तक कोई सार्वजनिक स्थल पर इस तरीके से उसको रोक करके नहीं बैठ सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने आज किया है, जोशी जी, हमको बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं बोले तो ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी। जो सुप्रीम कोर्ट ने आज किया है, ये अराजकतावादियों को मान्यता देने का काम लगता है। और इस आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इस तौर तरीके के बाद, इस देश में आप इस तरह की भीड़ को, इस तरह की मनमानी करने वालों को रोक नहीं पाएंगे। हजारों जगह इस तरह के प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे और वो बार बार संसद द्वारा, विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों को या तो रद्द करने की मांग करेंगे या उनको स्थगित करने की मांग करने लगेंगे, इस फैसले की नजीर देकर के। ये कितना खतरनाक है। देखिए, अब हमें 2 या 3 चीज़ों के बारे में और आगे बात करनी चाहिए, पर उसके पहले एक, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया है, तो पहले तो उसी के बारे में हमें देखना चाहिए कि क्यों किया है और इसके दुष्परिणाम या सुपरिणाम क्या आ सकते हैं। क्योंकि 3 दिन, जब 8 तारीख को जब बात हो रही थी किसानों के साथ, तो सरकार ने भी एक बात कही थी कि आप फिर अदालत चले जाइए, अदालत से बात कीजिए। दरअसल अदालत गए क्यों हैं? अदालत गया कौन है और क्यों गए हैं? तो अदालत के पास तो समझौते के लिए या कोई
बीच बचाव के लिए तो नहीं गए हैं, वहां ये साबित करने के लिए गए हैं कि ये गैर कानूनन है, या जो इनकी व्यवस्था, इनको बनाया गया है कानूनों को, वो एक संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन करके बनाया गया है। और जब आप वहां गए हैं तो फिर कम से कम जो आंदोलन चल रहा है उसकी फिर आवश्यकता नहीं है, आप उसी पर बात करिए, उसी पर बहस कीजिए। लेकिन शायद किसान संगठनों को भी इस बात का यकीन है या समझते हैं कि उनकी इस बात में तो दम नहीं है, क्योंकि जो कानून बने हैं अपनी एक व्यवस्था के अनुसार बने हैं और उनको चुनौती देना संभव नहीं होगा। अब दूसरा ये है कि चूंकि ये एक राजनीतिक, न कहिए राजनीतिक लड़ाई, पर ये भी एक राजनीति है अपनी बात को मनवाने का तरीका, क्योंकि इसमें केवल एक आदेश है, आदेश ही कहिए कि कानूनों को रद्द करिए, वापस लीजिए, इसके अलावा दूसरी तो कोई मांग ही नहीं लग रही। तो फिर अभी तक बात जो चल रही थी उस बात में कहीं पर ये बात आ रही थी कि ये कुछ छूट मिल जाएंगी, कुछ संशोधन हो जाएंगे, कुछ सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन घूम फिर करके ये कोई कहता था कि नहीं, ये तो वापस लेनी चाहिए, उसके अलावा कोई मांग नहीं है। तो इतनी कठोर मांग और इतनी एक तरफा मांग हो जाने के बाद, और अब जब ये आज की जो घटना है, आज का जो आदेश है, उस पर जो प्रतिक्रिया आई है, तो एक मुझे इस चीज के पीछे की जो मंशा है, मुझे नहीं मालूम कौन लोग हैं, क्योंकि कुछ संगठन, 40 संगठनों के नाम है, वो तो ठीक है, उसमें कुछ संगठन थोड़े से ज्यादा वामपंथी हैं, कुछ थोड़े से सामान्य किसानों के संगठन भी हैं। और आपने देखा भी इस बीच जो नारे या कई तरह की चीजें हुई, एक बार बीच में 10 दिसंबर को वो कुछ लोगों को सीएए से जुड़े हुए लोगों की गिरफ्तारी और उनकी रिहा करने की बातें भी हुई। तो राजनीति तो कहीं ना कहीं उसका कोई एक स्वर है, पर वो राजनीति का स्वर कहाँ से आ रहा है, कौन उसका ओनर है, अभी ये चीज सामने नहीं आ रही। अंदेशा इस बात का है, और मैं कह रहा हूं आप दोनों लोग भी सोचिए कि क्या कहीं पर किसी बड़ी चाहे वो हिंसक कहें या कोई और घटना कहें, कि उसकी योजना, उसकी तैयारी, उसका आधार तो नहीं तैयार हो रहा है। क्योंकि ये इस अगर कोई बड़ी घटना हुई जो कि नहीं होनी चाहिए, जो हम एक पर एक अंदेशा तो होता ही है मन में कि आखिर इसको कहाँ, इसकी परिणति क्या होने जा रही है। जब रुख इतने कठोर हैं कि जरा सी भी नम्रता नहीं है, जरा सी नम्यता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जो सलाह है, ठीक है, जो जिस कमेटी पर आपको यकीन नहीं है, जिस कमेटी को आप समझते हैं, फिर भी वो चूंकि एक बनाई गई है, एक व्यवस्था के अनुसार बनाई है, उसके सामने अपनी आप बात रखिए और उसके सामने समझाने का प्रयास करिए कि सही या गलत हमारा विचार पर क्या है। जोशी जी, और इनको तो किसी पर भी यकीन नहीं है। इनको सरकार पर यकीन नहीं, इनको राष्ट्रपति पर यकीन नहीं, इनको संसद पर यकीन नहीं, इनको जो इन आपके कृषि मंत्री, रेल मंत्री, वाणिज्य मंत्री बात कर रहे थे उन पर यकीन नहीं। तो सवाल ये है कि यकीन किस पर है? सुप्रीम कोर्ट पर भी यकीन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जिस कमेटी पर मोहर लगाई है उस पर भी यकीन नहीं आपको। तो ऐसे लोगों से बात कैसे की जा सकती है? नहीं, वो तो बात मैं यही कर रहा हूँ कि वो तो चूंकि अब तैयार ही नहीं है किसी भी चीज को सुनने के लिए, तो अब फिर क्या हम इसका निष्कर्ष निकालें, क्या क्या मन में अंदेशा रखें? वो यही कि शायद कोई इससे भी ज्यादा खराब स्थिति पैदा हो, क्योंकि अगर मान लिया आप 4 महीने का राशन पानी लेके आए और 6 महीने का और मंगा लेंगे, आपके पास बहुत साधन है, सब कुछ है, तो इससे क्या होगा? मान लिया 6 साल भर तक चला लिया आपने आंदोलन, या 5 साल तक चला लिया, आप आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं या सब उस एक रिजोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं? इसका मतलब रिजोल्यूशन पर बात नहीं करनी है, आंदोलन की योजना है। आंदोलन आंदोलन आंदोलन, अरे क्या आंदोलन है? ये कोई स्वतंत्रता आंदोलन है कि हम 15 अगस्त को आजाद होंगे तभी काम चलेगा, उसके बगैर काम ही नहीं चलेगा? उसमें भी तमाम बातें, तमाम समझौते बीच में, एक ऐसा तो नहीं है कि छोटा आंदोलन था, बहुत लंबा आंदोलन चला, और उस आंदोलन में भी कई प्रकार के सुलह समझौते वगैरह होते रहे, और एक शब्दावली होती थी, एक भाषा होती थी। अब तो लगता नहीं है कि कोई इस तरह की बात है, इसलिए बड़ा अंदेशा पैदा हो रहा है मेरे मन में कि ये कहीं किसी एक बड़ी दुर्घटना का शक्ल न ले ले। राजीव जी, हम देख रहे हैं कि जब मनमोहन सिंह थे तब सुधारों की तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया गया।
10 साल वो प्रधानमंत्री रहे। आप कह सकते हैं कि साहब मजबूर प्रधानमंत्री थे। पहली सरकार में वामपंथियों का भी उनको समर्थन हासिल था, इसलिए सुधार नहीं कर पाए होंगे। दूसरे कार्यकाल में भी कोई बहुत बड़ा सुधार उन्होंने किया हो, मुझे याद नहीं पड़ता है। इस सरकार ने जब से ये 2014 से बनी है, लगातार सुधार के कार्यक्रम हाथ में लिए हैं और उनको दृढ़ता के साथ, संकल्प के साथ लागू किया है। ये भी सुधार कार्यक्रम ही है जो 3 कानून बनाए हैं, और इसके साथ जो पॉल्यूशन वाला, ये तो सुप्रीम कोर्ट का ही निर्देश था कि भाई दिल्ली को बचाने के लिए आप कम से कम कोई कठोर कानून बनाइए। इस तरह की बार बार सुप्रीम कोर्ट ने ये हिदायत दी थी केंद्र सरकार को, दिल्ली सरकार को नोटिस दिए गए, हरियाणा को दिए गए, पंजाब को दिए गए। जहां जहां पराली जलाई जाती है, दूसरी चीजें होती हैं, वहां वहां उन सबको, खैर केंद्र सरकार लेकर के आई, उसका भी विरोध। इसके अलावा जो बिजली का कानून, वो भी एक सुधार का कार्यक्रम है, उसका विरोध। और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके किस तरीके से हित जुड़े हुए हैं, उनकी जो बंधी बंधाई आमदनी है कमीशन खोरी से, बिचौलिए की प्रवृत्ति वाले जो तौर तरीके हैं उनसे, और जिस तरीके से चाहे आप केरोसिन ले लीजिए, चाहे गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी ले लीजिए, खाद पर मिलने वाली सब्सिडी ले लीजिए, सीधे जो डायरेक्ट बेनिफिट देने का प्रोविजन इस सरकार ने किया है, उससे एक बहुत बड़ा वर्ग बिलबिलाया हुआ है, परेशान है, इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है, क्योंकि उनकी हजारों करोड़ रुपए की जो आमदनी थी वो खत्म हो गई है या खत्म करने की तैयारी हो रही है इस सरकार की। मेरा मूल प्रश्न ये है कि अगर सुधार कार्यक्रमों का इस तरीके से विरोध किया गया और विरोध करने वालों का साथ देती हुई सुप्रीम कोर्ट भी दिखाई देने लगी, न्याय व्यवस्था भी दिखाई देने लगी, ये कितना खतरनाक है? देखिए, कहीं मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकारने का, किसानों के पक्ष में होने का, उसके लिए बहुत अनुकूल अपनाने का जो एक तेवर दिखाया, शायद उसके पीछे मंशा ये भी रही हो कि किसान जो सरकार के सामने बहुत अड़ियल हैं, कम से कम सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करके उसके सामने वो खुल करके सामने आए, बातचीत करें, समिति के सामने आए, उनके सामने अपनी पक्ष रखें और फिर खुले मन से कहीं पर कुछ बात हो और फिर समाधान की ओर बढ़ा जाए। शायद ये मंशा रही होगी कि भाई सरकार को इसीलिए थोड़ा ज्यादा फटकारो, अपने तेवर दिखाओ और उससे किसानों का एक भरोसा बने, लेकिन वैसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है, उसकी समिति से बात करने पर अड़े हुए हैं कि हम जाएंगे नहीं समिति के पास, या समिति पर सवाल उठा देना कि भाई ये सारे लोग तो पहले से ही कानूनों के पक्ष में रहे हैं, तो ये क्या फैसला देंगे हमारे लिए। तो वो सब बातें। रही बात आगे, आपने एक बड़ा दिलचस्प जिक्र किया कि भाई पराली का मसला आएगा, पराली को लेकर के सुप्रीम कोर्ट अपने जो न्यायिक निर्णय है उनके बारे में क्या उनको पलट देगा अब, जब किसानों की मांग रहेगी कि भाई पराली को लेकर के हमें छूट दी जाए, राहत दी जाए। तो पर्यावरण को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट बड़ा चिंतित रहा है, लगातार एक्टिव रहा है, और एनजीटी के मामले में वो एक ट्रिब्यूनल है, क्या एनजीटी को सुप्रीम कोर्ट आदेश देने की तरफ जाएगा कि भाई आप अपने आदेश पलट लीजिए, वापस कर लीजिए, क्योंकि किसान नाराज हैं और उनको दिक्कत हो रही है कि भाई उनको जो ट्रैक्टर पुराने हैं, प्रदूषण करते हैं, उनको चलाते रहने की उनकी मर्जी है, इसलिए आप उनको कुछ मत बोलिए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इन सारे मसलों पर जो उसका जुडिशियल एक्टिविज्म पर्यावरण के मामले में चल रहा था, उसका जुडिशियल एक्टिविज्म अब फार्मर्स के मामले में, किसानों के मामले में, ये दोनों जुडिशियल एक्टिविज्म जब आपस में टकराएंगे तब क्या निर्णय आएगा सुप्रीम कोर्ट का, ये एक दिलचस्प बात रहेगी। सुधारों का जहां तक मसला है, कांग्रेस को लेकर के आपने टिप्पणी की कि कांग्रेस सुधार नहीं कर रही थी। देखिए, ऐसा नहीं है, कांग्रेस ने भी बहुत सारे सुधार किए हैं, लेकिन उसके बाद आपने कहा कि इस सरकार ने सुधारों को बड़ी दृढ़ता और संकल्प के साथ लागू किया। अंतर बस यही है। अब जैसे जो जैम ट्रिनिटी की बात है, इसके बीच ऐसा नहीं है कि यूपीए की 10 साल की सरकार के बीच में आधार चालू नहीं हुआ, आधार चालू हुआ, उसके बीच में ही हुआ, और वह एक बड़ा बिंदु बना, वहीं से ये जैम ट्रिनिटी की बात चली। मोबाइल क्रांति को ठीक है यूपीए सरकार ने भी आगे बढ़ाया, लेकिन मसला यहाँ आकर के फंसता था कि जो पूरी दृढ़ता और एक बड़ा संकल्प दिखना चाहिए किसी सुधार को लागू करने में, वो इन सुधारों को लागू करने में कांग्रेस सरकार ने कभी नहीं दिखाया। और उसके पीछे कारण ये है कि उसका जो पुराना काम करने का तरीका है,
उसका काम करने का तरीका क्या है कि भाई आप लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को जगह जगह पर स्थापित करो, उनकी कमाई के स्रोत बनाओ, और वो कमाई भ्रष्टाचार से ही होगी। तो जो आप कह रहे हैं कि डीबीटी रोकने से सरकार के खजाने में अगर 1.5 लाख करोड़ रुपए बच गए, पहले वो किसके पास जा रहे थे? वो उन्हीं लोगों के पास जा रहे थे जिनको कांग्रेस की सत्ताओं ने जगह जगह पे स्थापित कर रखा था कि भाई ये लीकेज के ये पॉइंट्स हैं, और लीकेज के पॉइंट्स पे जो लाभान्वित होने वाले लोग थे वो किन के बैठाए हुए थे। तो ये राजनीति का जो उसका कांग्रेस का पुराना पारंपरिक तरीका रहा है। आप भ्रष्टाचार को जैसे ही सख्त तरीके से रोकेंगे तो वहां पर चोट पड़ जाएगी। तो इसीलिए जब मोदी सरकार ने इन लीकेजेज को रोकने का काम किया तो चोट सिर्फ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर नहीं पड़ी। जो कांग्रेस की शासन प्रणाली के अंदर जगह जगह पे निचले स्तरों पर, ब्लॉक स्तर तक, गांव स्तर तक जो लोग बैठे हुए थे, जमे हुए थे, और जो इन लीकेजेज का फायदा उठा रहे थे, उन सबकी कमाई पर चोट पड़ी। और इसलिए वो सारे लोग इस सरकार को शत्रु भाव से देखते हैं कि भाई इस सरकार ने हमें मतलब कहीं का नहीं छोड़ा। तो ये दर्द तो उनका है ही ना, बहुत वाजिब दर्द है। प्रमोद जी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे चाहूंगा। आपने एक बहुत बड़े खतरे की तरफ इंगित किया और कई तरह की चीजें सामने आई हैं, और आज सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये बात रखी गई कि जो खालिस्तानी मूवमेंट के लोग हैं, जो संगठन हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट इस आंदोलन में देखा गया है और इसके प्रमाण हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपनी जो बात आपने कही है वो हमारे सामने रखिए। तो इस पर एजी ने ये कहा कि हम हलफनामा दायर करके बाकायदा आपको बताएंगे कि किस तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट इस आंदोलन में है। सवाल ये है कि अगर इस तरह का खतरा है, और जो सबको दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब आंदोलन जिद पर उतर आए और जब इतना लंबा खिंच जाए, 1.5 महीने से ज्यादा हो गया है, और उससे पहले 2 महीने पंजाब में रेलवे की पटरियों को ये लोग रोक करके बैठे हुए थे। इतना लंबा आंदोलन अगर खिंच जाए और सरकार जो कानून पूरे देश के लिए बनाए गए हैं वो वापस लेने को तैयार ना हो, और बिल्कुल सही स्टैंड है, उसमें कोई गलत नहीं है, तो हिंसा के ऐसे अराजक तत्वों के खुलकर खेलने और सरकार को बदनाम करने की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अतीत में कुछ घटनाएं हमने देखी हैं, 84 का घटनाक्रम पूरा, और जो कुछ अमृतसर में हुआ था, उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या, फिर सिखों का कत्लेआम, वो सारी चीजें बार बार पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा दोहराई जाती हैं, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जाता है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ये चीजें भी बाकायदा सोशल मीडिया पर भी और दूसरी जगहों पर भी हैं कि उस कलंक से मुक्ति के लिए कुछ तत्व ऐसे हैं जो मौजूदा सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये जो आशंका है, इसको कैसे टाला जा सकता है? ये टालने का रास्ता तो देखिए, पिछले साल आप शाहीन बाग के आंदोलन की परिणति कहाँ पर हुई थी जाकर, वो दिल्ली में जो भी हुआ, झगड़े फसाद हुए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हुए, कई दिन तक लगातार अराजकता रही। तो अराजक तत्व तो कहीं से आते हैं, फिर वो भले ही उनकी संख्या, मैं नहीं कह रहा कि ये जो लोग आए हुए हैं ये अराजक हैं, इनमें सामान्य लोग हैं, लेकिन जिनकी भावनाओं को भड़काया गया या उनको समझाया गया कि ये सब हम अब करा लेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन जो करने वाले, जो बवाल को खड़ा करने वाले लोग होते हैं, वो 100, 200, 50, उनकी संख्या क्या होती होगी कहने मुश्किल है, लेकिन वो काम कर जाते हैं। और जब कर जाते हैं तो उसके बाद फिर एक राज्य की मशीनरी है, उसको अपना काम करना होता है, और फिर जो टकराहट पैदा होती है, उस टकराहट के आधार पर फिर वो इशू एक देश की पूरी इमेज को बनाने का दुनिया भर में होता है। और तो इसमें केवल देश के भीतर की नहीं हो सकता है कि कई और इधर उधर की ताकतें भी हमारे चूंकि इमेज को लेकर के तो एक सवाल खड़ा ही किया जाएगा, और दुनिया भर में इस बात को लेकर के पैदा किया जाएगा। तो
इसलिए टालना तो जरूर चाहिए, ऐसा तो ना करे ईश्वर ऐसा कि कुछ कभी हो। लेकिन अंदेशा तो मन में ये खटक तो पैदा होती है कि कोई कहीं पर कुछ योजना बना रहा है और इसको समझने की ज़रूरत है, लोगों को भी समझने की ज़रूरत है, उनको समझाए जाने की ज़रूरत है कि किसी भी आंदोलन का जो उसके जो कानूनी और जो बारीक पहलू हैं, वो आसानी से ऐसे तो समझ में नहीं आते। जो ये पूरा योजना है, वो एक पूरी आर्थिक बदलाव के लिए, आर्थिक सुधार की योजना से जुड़ी है, संभव नहीं है। अब आज 1947 में जो देश में कृषि की स्थिति थी, वो आज नहीं संभव है। खेती एक बहुत छोटे तबके को ही रोजगार दे पा रही है। उससे संबंध उसको अब ज्यादा उत्पादक, ज्यादा उपयोगी, ज्यादा आर्थिक रूप से सबल बनाने की जरूरत है। उसमें पैसा लगाने की जरूरत है, उसके लिए वैज्ञानिक पद्धतियों से खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है और कैपिटल जब तक नहीं लगेगी वो चीजें संभव नहीं होंगी। तो ये एक बड़े सुधार का हिस्सा है। सुधार को ऐसे अब कॉरपोरेट हाउसेस, कुछ खास तौर से कंपनियों के नाम अगर ऐसा ही है तो दुनिया भर में क्यों इतनी कंपनियां दुनिया भर में खड़ी हुई हैं? अमेरिका में भी हैं, चाइना में भी हैं, रूस में भी हैं। आखिर वो रोजगार पैदा करने की सामर्थ्य जिसमें होगी वही तो पूंजी लगा पाएगा। हमें समझना की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है कि वो क्यों नहीं समझना चाहते, क्यों इस चीज को बहुत छोटे तरीके से देख रहे हैं। राजीव जी, एक सवाल तो और बनता है। सवाल ये है कि कोरोना काल में भी तमाम देशों में हमने देखा, जो विकसित देश हैं उनमें भी देखा, बहुत बुरा हाल हुआ है। काफ़ी कैजुअलिटी हुई, अर्थव्यवस्थाएं डगमगा गई। जो बहुत अच्छी अर्थव्यवस्थाएं मानी जाती थी उन पर भी प्रतिकूल असर पड़ा। हमारी अर्थव्यवस्था भी डगमगाई। हम कोई स्पेशल कंट्री नहीं है। जैसी व्यवस्थाएं विदेशों में, दूसरे देशों में चल रही हैं, वैसी ही हमारे यहाँ भी चल रही हैं। लेकिन कोरोना काल में भी अपेक्षाकृत जितनी आबादी है उसके हिसाब से हमारे यहाँ नुकसान कम हुआ, जान माल का भी। और दूसरा भी, 3 महीने जरूर आर्थिक गतिविधियां बंद रही और बाजार से लेकर के औद्योगिक इकाइयां तक सब बंद रही। इसके बावजूद अगले 3-4 महीने के भीतर, 5 महीने के भीतर चीजों को पटरी पर ले आया गया। जीएसटी का जो कलेक्शन है पिछले महीने का, वो रिकॉर्ड हुआ है। इससे पहले इतना कलेक्शन कभी नहीं हुआ है। चीजें जब जब पटरी पर लौटती हुई दिखाई देती हैं, जब जब देश की, यहाँ की गवर्नमेंट की, यहाँ के प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तारीफें होनी शुरू होती हैं और अलग अलग संस्थाएं सरकार के प्रयासों की सराहना करना शुरू करती हैं, तब तब चीजों को डिरेल्ड करने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। ये कितनी खतरनाक प्रवृत्ति है। देखिए, ये एक संदेह तो बनता ही है जो आप बात कर रहे हैं कि भाई अगर चीजें ठीक होने लगे तो उससे कहीं सरकार श्रेय न ले और इस सरकार को और मजबूती न मिल जाए, इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा खड़ा कर दो जिसमें उलझ करके सरकार जो मूल काम है उसका, विकास की तरफ केंद्रित होने का, उस काम को भूल जाए या उस काम में पीछे रह जाए। ये संदेह तो कहीं बनता ही है और इसीलिए जो मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहा कि भाई कांग्रेस का इस तरह का नकारात्मक रुख हो जाना, ये अपने आप में बहुत चिंताजनक स्थिति है। हम इस तरह का विपक्ष जो है, भाई आमतौर पे बात तो होती है कि सरकारें कितनी कारगर हैं या कितनी नाकारा हैं, या कई बार वो जन विरोधी हो जाती हैं। यहाँ पर विपक्ष का ऐसा रवैया हो जाना जो जन विरोधी होने की तरफ और कई बार देश विरोधी होने की तरफ झुकता हुआ दिखे, तो ये मतलब काफी खतरनाक स्थिति है लोकतंत्र के लिए। ये स्थिति भी अच्छी नहीं है, शुभ नहीं है, बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है। और मतलब काफी लोग ये कहते हैं कि भाई आप पत्रकार हैं तो फिर आपका काम सिर्फ सरकार की आलोचना करना होना चाहिए, विपक्ष की आलोचना करना नहीं होना चाहिए। ये मेरे हिसाब से बड़ा कोई अच्छा तर्क नहीं है। एक पत्रकार का काम जो है वो जो स्थितियां सामने दिख रही हैं, जो सही गलत दिख रहा है उसको सामने रखना है, ना कि ये कि आप सरकार का अंधा विरोध करते रहें, विपक्ष का अंधा समर्थन करता रहें। ये पत्रकार का काम नहीं होता है, पत्रकारिता ये नहीं है। तो पत्रकारिता का काम तथ्यों को सामने रखना है और उस लिहाज से मैं कह सकता हूं कि आज की तारीख में जो विपक्ष की भूमिका है वो बहुत सकारात्मक नजर नहीं आ रही है। राजीव जी और प्रमोद जोशी जी, आप दोनों जुड़े।
और जो हालात इस समय हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो आज आदेश आया और उस आदेश पर और कमेटी के गठन पर आंदोलनकारी किसान संगठनों का जो रवैया है और ओवरऑल विपक्ष के जो नेता हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनकी जो भूमिका रही है, उसको लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सब के जवाब आप लोगों ने ढूंढने की कोशिश की और हमारे दर्शकों को काफ़ी हद तक रास्ता दिखाने का प्रयास किया, वस्तु स्थिति बताने की कोशिश की। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।